नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू क्वेश्चन बैंक। ये आपका रोशन सर के द्वारा किताब लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग चाहें तो ये किताब मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में बुक अवेलेबल है। ये आप देखेंगे तो ये आपका 3rd एडिशन बुक निकाला गया है। बहुत बेहतरीन, मतलब गजब का मेहनत किया गया है सर के द्वारा, आप बोल सकते हैं। मतलब जब क्वेश्चन बुक आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इस तरीके से बिहार दरोगा की तैयारी आप इस किताब से कर सकते हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है, वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन जो है 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से हैं। इसमें आपका 25 सेट दिया गया है और जो आपका येलो कलर का जो इसमें आप देखेंगे अंडरलाइन किया गया है, ये आपका 4 सेट जो है इसमें ऐड किया गया है। 64 पोस्ट 1275 और मेंस का है, और 64 पोस्ट पीटी का भी इसमें आपका ऐड किया गया है। ठीक है, और हमने जो है कल एक सेट अब भी अपलोड किया था। इसमें जब आप कंटेंट में आएंगे तो देखिए मैंने जो है कल सेट नंबर 1 अपलोड किया था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। ये आपका 3/9/2023 को आपका पेपर हुआ था। ये आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस का पेपर है। पूरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, कुछ भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करें तो आपको सुनकर भी बहुत सारा चीज़ जो है याद होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3/9/2023 ये आपका मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनता है तो मेहनत लगता है, ये आपको ही पता है। अगर आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो ये होता है कि चलिए आप लोग मिलके सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर सेट वीडियो लेकर के आया जाए। चलिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है, बोला कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहते हैं, तो बिंदुएश्वर पाठक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इनका जन्म जो है बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इनकी मृत्यु जो है 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुआ है। 15 अगस्त 2023 को हुआ है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध देखेंगे तो ये आपका टीकाकरण से है। आंसर आपका डी होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 60 टीके या फिर डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस यूनेप की पहल है। इसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन यानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ है। यूनेप की मुख्यालय की बात करते हैं तो नैरोबी यानी केन्या में है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूनेप द्वारा जो है जारी कर यानी यूनेप जारी करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालिक समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित जो है किया गया था। इसमें बोला कि इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। रियो +20 सम्मेलन वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी की स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। आंसर जो है आपका ए सही होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग देखेंगे तो आपका सेरिब्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो यह 2 भागों में बटा होता है ना। जैसे प्रमस्तिष्क की बात करते हैं तो प्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा जो है होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। बात करेंगे हम डाइएनसेफेलॉन। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क यह 2 भागों में बटा होता है, जैसे कार्पोराक्वाड्री जेमिना, यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का जो है कार्य करता है। सेरिब्रम है ना, सेरिब्रल पेंडिकल, यह जंतुओं का बंडल होता है। जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रल कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पहले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ऑक्नाइड और पायमेटर का बना आवरण होता है। बोला कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है तथा मस्तिष्क से आने जाने उद्दीपनों का जो है संवहन करती है। परिघीत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। समावेत तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैंगली महोत्सव ने दिया था। स्वायत्त तंत्रिका के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये दोनों ही हमेशा क्रियाशील रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार होता है तो लोकसभा का 15%। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में 10%। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य की बात करते हैं तो ये आपका चालक रहित विमान है। क्या है? चालक रहित विमान। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा। देखिए, लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है समीर वी कामत हैं। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी जो है आपका ऑक्सबो झील है दोस्तों। तो बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील जो है आपको गोखुर झील यानी कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। गोगाबिल पक्षी बिहार जो है कटिहार में है। कुशेश्वर पक्षी की बात करते हैं तो आपको दरभंगा में देखने को मिलता है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपको बहुत सारा सेट जो है कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है।
ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिलेगा कि आपको ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है। डेली आपका सेट चल रहा है दोस्तों, और बिहार एसआई का वैकेंसी कभी भी आ सकता है, तो एकदम जम के तैयारी कीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा दाव पे लगा देना है इस बार। बोला कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर तो ये करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की शुरुआत की जांच करने के लिए है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए कर्क रेखा दोस्तों गुजरता है तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए भूमध्य है ना, भूमध्य यानी विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांशों को कर्क रेखा कहते हैं, तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से, जिसमें से आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरता है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है बूढ़ी गंडक किसकी, बूढ़ी गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा गंगा की, ऑप्शन नंबर ए होगा। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी से या फिर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जैसे मसान, बालोर, त्यूर, धनोती आदि हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो उत्तर दिशा बाएं किनारे की जो है आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक, दक्षिण दिशा की दाएं किनारे की बात करते हैं तो टोंस, यमुना, करमनासा, सोन, पुनपुन, किउल आदि हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए नर्मदा नदी दोस्तों जो है ये आपका अमरकंटक से निकलता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। बोला कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है आपका 1312 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर शैली को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और सांग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्सुरी यानी ज्वारंद मुख बनाती है तथा यानी तवा जो है यहाँ पे बंजर यहाँ पर देखिए बनाती है। तवा, बंजर, शेष आदि इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। बंगाल की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेज कौन मिली? बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद देखेंगे तो आपका 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। देखिए 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को
नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति जो है पहले की तरह जो है हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्ति होती है तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विवाद में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए उसी को मानते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो आपका 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामादेवी 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्तों की बात करते हैं तो राजीव कुमार 25वें नंबर पे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। ए सही होगा। देखिए, संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। पढ़ते हैं इसको हम। देखिए, यह संसद को राज्य सूची यानी अनुच्छेद 349 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्यसभा की उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अनुच्छेद 67 के तहत यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यपाल के अनुमोदन पर प्रभावी होगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या फिर संशोधित नहीं कर सकती है। उसे इस विधेयक को सिफारिश या फिर बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित कर सकती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। आगे देखेंगे, बोला कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बोला कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 32-14 किलोमीटर तथा पूर्वी पश्चिम जो है 29-33 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है द्वीपों सहित की बात करते हैं तो 75-16.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है आपका 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गुहार मोती गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो देखिए तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत है। जैसे क्षोभ मंडल, वायुमंडल के सबसे निचली परत को संवहन मंडल यानी परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है।
क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं तथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित झंझा, चक्रवात आदि जो है घटित होते हैं। अगला कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। देखिए सीता माता की जयंती की बात करते हैं तो वैशाखी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन इसको बोलते हैं, और पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक, चैत्र माह के हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो है होती है चैत्र माह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। बादल दोस्तों जो है आपका पक्षाभ बादल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। बादलों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उपवर्गों में जो है बांटा जाता है। पहला जो है आपका उच्च बादल, ऊंचाई जो है आपका 6000 से लेकर के 20,000 मीटर हो जाएगा। पक्षाभ बादल जैसे ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनमें जो है वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल, यह वृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा की चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाभ मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। पक्षाभ कपासी बादल, तो यह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। मध्य बादल की बात करते हैं। देखिए ऊंचाई जो है आपका 25,000 से लेकर के 60,000 मीटर हो जाएगा। उच्च स्तरीय बादल, देखिए ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। उच्च कपास बादल, ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। निम्न बादल ऊंचाई जो है आपका 25,000 से यानी 25,000 मीटर तक है। अस्तरी बादल, यह धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। आगे देखेंगे, बोला कि अस्तरीय कपासी बादल, ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़ों के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। यह सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। कपासी बादल, इनका आकार गुंबदाकार व फूलगोभी की भांति होती है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। यह प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। आगे क्वेश्चन है, बोला किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नेपच्यून को। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण जो है वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह की बात करते हैं तो ट्रिटोन व नेरीड है। शुक्र यानी वीनस को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण जो है नीला ग्रह कहते हैं। मंगल यानी मार्स की सतह लाल, फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण जो है होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि यानी सैटर्न को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह भी कहते हैं। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। आंसर होगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए आइजैक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपिया मैथमेटिक मैथमेटिक की गति में गति के नियमों को प्रतिपादित किया है। इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया जो निम्न है। प्रथम गति की बात करते हैं, जैसे कोई वस्तु विराम की अवस्था में है वह विराम की अवस्था में ही रहेगी और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो
तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप प्रथम नियम में हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण की बात करें, जैसे पेड़ की टहनियों से हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटते हुए धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाते हैं और परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब जो है प्रथम नियम का उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। देखिए, दूसरा नियम आपका बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एक टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग होता है। ये सब जो है दूसरे नियम का उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे नियम। तीसरा नियम आपका बोला है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण क्या है? देखिए, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना और कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। आगे है कि नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचने। सब जो है तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल आवश्यक है। आप आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण, देखिए, पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या फिर पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। पर्णहरित, देखिए, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती है। पौधों में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण जो है पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अभिक्रिया है जो 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण क्या है? प्रकाश अभिक्रिया। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण जो है इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए लिखा गया है NADPH2 एवं ATP का निर्माण होता है। NADPH2 एवं तथा ATP का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था या अप्रकाशीय अभिक्रिया
में होता है। अप्रकाशित अभिक्रिया, इसे अप्रकाशित अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते हैं कि यह अंधेरे में होता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि यह अभिक्रिया हेतु प्रकाश की जरूरत नहीं है। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्टोमा वाले भाग में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2 तथा ATP की सहायता से संपन्न होता है। यह अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकार जो है संश्लेषी होता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं अपघटक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। देखिए, अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों को साधारण जो है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। हम आते हैं 25 नंबर पे। बोला कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो किससे आपका संबंध है? तो ये आपको हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, इस अधिनियम ने संविधान में भाग लेना, यहाँ पर देखिए सम्मिलित इसे पंचायत का नाम दिया है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा बताइएगा। अनुच्छेद 243 लेकर के 243(9) तक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस सूची में पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से है। यहाँ पर भी कुछ आपका दोस्तों इमेज लेने में जो है दिक्कत हो गया है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे हम पूरा डिस्कशन करवा ही रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन जो है आपका ब्लर हो गया है, तो इसको हम आगे जब आपका वीडियो आएगा तो उसको हम देख लेंगे फिर से इसका PDF बना करके। मतलब कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? देखिए, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए, आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपका भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा जो है दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संस्तुति के उपलब्ध को समाप्त किया गया है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, इत्यादि। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बर्फ क्या है? देखिए दोस्तों, बर्फ क्या है? तो आणविक ठोस है। आंसर आपका डी होगा। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है तथा आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मात्र 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। बर्फ घनत्व जो है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। सर्वोच्च के सिद्धांत यानी सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23।
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक, सुगौली की संधि 1816। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 19 तक, मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था लागू 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है पंजाब में शुरुआत। और 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन की यानी 114 दिन बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष, जैसे संचालन समिति की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति की बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होगा, आत्मकथा है। और एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, फिनिक्स आश्रम की बात करते हैं तो 1904 होगा। और टॉलस्टॉय फार्म की बात करते हैं तो 1910 होगा। हरिजन सेवक संघ जो है 1932 इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर है, बोला कि लघुपथन के समय परिपथ में, लघुपथन के समय परिपथ में आप देखेंगे तो धारा का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बोला कि अतिधारण या लघुपथन से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं। सस्ता फ्यूज तार शीशा 37% एवं टीन जो है आपका 63% मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज या सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदन यानी एमसीबी का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा होती है, जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। अगला कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? आंसर होगा पल्लवों ने बनवाया था, ये सही होगा। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था, जिसकी राजधानी कांची यानी कांचीपुरम में थी। बोला किरातार्जुनीय के लेखक भारवी यानी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मतविलास प्रहसन की रचना जो है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिम्हन वर्मन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नोट: कांची कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया है? तो आंसर होगा रियल मैंगो, ऑप्शन नंबर बी होगा। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था। संसद ने आरपीएफ अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। अतः हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है?
तो ये आपको हो जाएगा 73%, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 2011 के अनुसार यानी जनगणना के अनुसार देखेंगे तो देखिए पुरुष यानी भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है आपका 82.14% है। भारत की महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 65.46% है। भारत का लिंगानुपात जो है आपका 94.3 है, सॉरी माफ कीजिएगा 943 है, 943। भारत का लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात है आपका 919 है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। बिहार की पुरुष साक्षरता दर जो है आपका 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार का लिंगानुपात जो है आपका 918 है। आगे हमारा है बिहार का शिशु लिंगानुपात आपका 935 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वां हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। रानी दुर्गावती कहाँ शासिका थी? कहाँ की शासिका थी? तो ये है गोंडवाना की शासिका थी, आंसर आपका डी होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। देखिए बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? इनमें से कौन सा रोग है जो हमारा बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो ये आपका टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, टाइफाइड। अब इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे बैक्टीरिया जो है जीवाणु जनित रोग होता है, कोढ़, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग और सिफिलिस आदि, हैजा, निमोनिया, गोनोरिया, क्षयरोग, ये सब जो आपका बैक्टीरिया से होता है। वायरस यानी विषाणु से देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पिस, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स और पोलियो आदि। ठीक। कवक जनित रोग देखेंगे तो आपका एथलीट फुट होता है, दाद होता है, मधुरा फुट होता है और खाज, ये सब जो है आपको कवक से होता है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस यानी विषाणु से होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग जैसे विटामिन और रोग, विटामिन ए की बात करते हैं तो रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा। विटामिन B1 जो है आपका बेरी, विटामिन B2 की B3 की बात करते हैं पेला, यहाँ पर देखिए B3 दिया गया है, ठीक है, पेलाग्रा होगा। विटामिन B11 जो है आपका पेचिस, विटामिन डी जो है आपका रिकेट्स। विटामिन के की बात करते हैं तो हीमोफीलिया जो है सही होगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करते हैं तो ये उदयन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उदयन हर्यक वंश के शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक जो आपका बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र जो है अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था जो 460 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी जो है राजगिरी थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। ग्लूकोज का सूत्र है, देखिए ग्लूकोज का सूत्र आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों आपका जो है सी हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों तथा शहद में भी पाया जाता है। गन्ना, शक्कर, सुक्रोज से भी प्राप्त किया जा सकता है। बोला कि इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला से जुड़े हैं। ग्लूकोज हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी सभी जीव वायवीय है ना, वायवीय अवायवीय किण्वन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है। मनुष्य द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है। पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में होता है। तैयार सेकेराइड अधिकतम ग्लूकोज होता है। नोट की बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से कुछ आपका यहाँ पर रासायनिक नाम दिया गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध देखेंगे तो आपका शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर डी होगा।
सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर सौदल सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल है ना स्कूली शिक्षा प्रणाली की नई आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष थे। अगला है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिनका सर्वोच्च शिखर जो है आपका डोडा बेटा 2637 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है आपका अन्नामलाई 2695 मीटर है। यह पश्चिम घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका जिंदागढ़ा चोटी 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो आपका कलसुबाई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है जो माउंट आबू के पहाड़ियों में स्थित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा 22 भाषा को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भाषाएं की बात करते हैं तो असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल था। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जो है जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। उड़िया का नया नाम बदल करके 2011 में उड़िया जो है कर दिया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा विक्रम, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में LVM-3M4 रॉकेट द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश यानी रूस, अमेरिका एवं चीन के बाद बना तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव भी प्राप्त किया। बोला कि चंद्रयान 3 के एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपलर्स मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। किस राज्य की राजधानी जो है अमरावती प्रस्तावित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ए जो है सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है क्या बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हैदराबाद चूँकि तेलंगाना में स्थित है इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। शीतकालीन की बात करते हैं तो राजधानी आपका जम्मू है। लद्दाख की राजधानी जो है आपका लेह है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम टोन कहते हैं, ए सही होगा। ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है या फिर सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियों को स्वर कहते हैं और यह सुनने में जो है सुखद होती है और शोर कर्णप्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इनमें से आपका मानव हार्मोन कौन सा नहीं है? तो साइटोकाइनिन दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इनका नाम जो है काइनेटिक है ना, काइनेटिक रखा। बाद में
स्कूग नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है साइटोकाइनिन रखा। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधों के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती हैं। आगे क्वेश्चन है, बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में वृहद स्थानागार पाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। देखिए, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मात्र देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो से पाया गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, उसके बाद आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि जो है कालीबंगा से पाया गया है। शंख का बना बैल, उसके बाद स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान और 37 सावधान पेटिका आदि जो है हड़प्पा से पाए गए हैं। लोथल से मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता और फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी, ये सब जो है पाए गए हैं लोथल से। अगला है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? चीनी जनरल कौन था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पान चाओ। क्या होगा? पान चाओ। ऑप्शन नंबर सी होगा। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1957 से लाया गया था। अगला है कि कनिष्क की प्रथम राजधानी जो है पेशावर यानी पुरुषपुर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीत कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्कपुर नगर जो है बसाया था। आगे को क्वेश्चन है कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? देखिए, बजरंग पूनिया का संबंध देखेंगे तो आपका कुश्ती से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुश्ती। अब देखेंगे कुछ खिलाड़ियों का नाम, जैसे पीवी सिंधु की बात करते हैं, बैडमिंटन। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी। हिमा दास यानी ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं इनको, ये धावक से संबंधित हैं। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन। दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक। और रवि कुमार दहिया की बात करते हैं कुश्ती। भावना पटेल जो है पैरा टेबल टेनिस। मनु भाकर की बात करते हैं निशानेबाज। और मीराबाई चानू की बात करते हैं तो भारोत्तोलन हो जाएगा। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है। जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक जो है रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह जो है स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया उसी रूप में जो है राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा खेत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए, वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का गढ़ा था। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्रकृति तंत्र होता है जिसमें सजीव एवं निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों एवं निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए ही जाने वाले सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। अगला के पारिस्थितिकीय तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र, देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव तथा अजैविक घटक के बीच अतः क्रिया होती है। यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होता है। इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र, देखिए, यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकीय तंत्र है और इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है।
इसको हम देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र है ना, तो देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है। जैसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, देखिए स्थलीय की बात करते हैं तो वन घास के मैदान मरुस्थल, जलीय की बात करते हैं तो अलवन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, संक्रमण कालीन पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पे देखेंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए चिड़ियाघर, एक्वेरियम और खेत होगा, पोल्ट्री फार्म आदि, तो ये सब जो है आपका संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बोला कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख बंदरगाह, देखिए कांडला पोर्ट की बात करते हैं, नया नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय, कच्छ खाड़ी यानी गुजरात में है। कोलकाता बंदरगाह जो है आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हुगली नदी पर है, पश्चिमी घाट। कोचिन बंदरगाह की बात करते हैं तो वेम्बनाड कयाल मुहाने पर, केरल। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो आपका मंगलुरु कर्नाटक होगा। मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं तो मुंबई हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू या फिर नहावा सेवा बंदरगाह जो है आपका पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र होगा। पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा। मुर्मुगांव बंदरगाह की बात करते हैं जुआरी नदी के बाएं तट पर, गोवा। चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं तो तमिलनाडु होगा। एन्नोर बंदरगाह की बात करते हैं तमिलनाडु होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो ये किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये सही होगा। इसकी स्थापना जो है 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। बोला कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो इसका कार्य देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जैसे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, उसके बाद जो है अभिक्रिया की दर को घटा देना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोला कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। देखिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो आंसर हो जाएगा इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो एक जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बार्केन हेड द्वारा किया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन यानी बोल सकते हैं इसको आप श्वेत कमीशन कहकर जो है इसका बहिष्कार किया गया। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रित सिख संघ ने इस कमीशन का जो है विरोध नहीं किया, अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं अगले यानी अगला हमारा डिस्कशन है। बोला कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निधन जो है 17 नवंबर 1928 को हो गया था। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या जो है 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो है किया गया। अगला है 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। आंसर होगा MS खां, ऑप्शन नंबर सी होगा। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ
हड़ताल किया। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान यानी खां के नेतृत्व में किया था। इस नौसैनिक ने 20 शिद्दत की रिहाई की मांग की, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस नौसैनिक विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे जो है लगाए गए। फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को सजा जो है दिया गया था। धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा सोना, चांदी और लोहा जो है सही होगा। देखिए धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण जो है अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिजों का उपयोग के साथ ही मानव सभ्यता के युगों का विकास हुआ। ताम्र युग लौह है। पृथ्वी पर उपलक्ष्य तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी तत्व धातु ही है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान धातुओं की खपत के आधार पर ही लगाया जाता है। बोला कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए बैलाडीला जो है दोस्तों ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। देखिए बोला कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है? ये आपका हो जाएगा महोगनी और रोजवुड हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वे वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वर्षा जो है तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, सहोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आबनूस, बांस तथा ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जो है आवश्यक होती है। प्रमुख वनस्पति साल, सागवान, शीशम, बैंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ आदि हैं। नोट: बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कटिली वनस्पति के उदाहरण हैं। लेकिन नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ये आपका केरल का हो जाएगा। आंसर आपका डी सही होगा, केरल। केरल में नौका दौड़ का सिलसिला बोला कि चंबकुलम वलम कली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। केरल के अलपुझा जिले में पुनमड मेकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है। केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। इस नौका दौड़ में चंदन वल्लम यानी स्नेक वोट और छोटी देसी नौकाओं की दौड़ व अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। मतलब अरणमुला वल्लम कली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा जो है ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। और पैडम है ना, पैडम नौका दौड़ जो कि सर्प नौका दौड़ और अल्पबुझा में आयोजित जो है किया जाता है। आगे है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी ट्राम्बे मुंबई द्वारा जो है किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन जो है 2009 में बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर जो है कार्यरत हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र जो है आपका राजस्थान। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है तमिलनाडु। कैगा नाभिकीय संयंत्र जो है कर्नाटक।
काकरापारा नाभिकीय संयंत्र की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात देखने को मिलता है। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र जो है आपको तमिलनाडु। नरोरा नाभिकीय संयंत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अनिषेध है ना, लिखा गया है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो ये आपको जो है बोधगया में देखने को मिलता है, ये सही होगा। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। अनिमेष लोचन चैत्य नाम का शाब्दिक अर्थ होता है खुली आंखें। इसे ज्वेल वाक या फिर विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप जो है बेगूसराय बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल जो है प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया। आगे हमारा है कि गारो, खासी एवं जयंतिया जो है एक भाग है किसका, तो ये आपको हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। बोला कि उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर का पठार है का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा जो है अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित हैं जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति हैं। मेघालय पठार क्षेत्र में धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे जो है शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेट साथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। अब यहाँ पर देखिए आपका ये मेंस का पेपर है तो आपको मैथ प्लस रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए 20 क्वेश्चन आपका मैथ प्लस रीजनिंग है, इसको हम स्किप करेंगे, पूरा जीके जीएस को देखेंगे। जो भी आपका जीके जीएस होगा इसको हम पूरा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको देखेंगे 73 नंबर जो है आपको देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाइए, तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो आपका पहले आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन, दोस्तों ये आपका हुआ था 1918 फरवरी मार्च में हुआ था। फिर खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका 1918 मार्च जून में हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 के विरुद्ध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो है गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन मैथ का ही दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा, और हो सके तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है, और एक ये होता है कि चलिए आपको एक बेहतर तरीके से वीडियो जो है प्रोवाइड कराया जाए। ये सब जो है आपका मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। देखिए बोला कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए,
तो ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रमुख पदों हेतु उम्र सीमा की बात करते हैं, देखिए पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष हो जाएगा। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु जो है 35 वर्ष है। लोकसभा की बात करते हैं तो 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं तो 30 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो ये आपका सड़क परिवहन से है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वृहद ट्रंक मार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान के NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की जो कुल संख्या है 194 सदस्य हैं। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे एशियाई विकास बैंक की जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का मुख्यालय जो है आप बोल सकते हैं जकार्ता इंडोनेशिया। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम। सार का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल। विश्व व्यापार संगठन WTO तो जेनेवा स्विट्जरलैंड होगा। आधुनिक राष्ट्रमंडल की बात करते हैं लंदन यूके में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है घट जाएगी, बी सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। बोला कि ओडोमीटर एक उपकरण है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है मापन किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा दूरी का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए ओडोमीटर है ना, ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियो फोन जो है इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए जो है कान में लगाने के लिए जो है करते हैं। बोला कि हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता जो है मापी जाती है। सिस्मोग्राफ यह भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। फाइडोमीटर की बात करते हैं तो यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। रेनगेज की बात करते हैं, यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टिनोमीटर जो है इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में काम आता है। बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक जो है आपका न्यूटन है। शक्ति का SI मात्रक की बात करते हैं तो वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है कर्णप्रयाग होगा। अलकनंदा और धौलीगंगा की बात करते हैं तो विष्णुप्रयाग होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करते हैं तो आपका रुद्रप्रयाग होगा। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम जो है आपका नंदप्रयाग होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कैसा रहा है, वीडियो कैसा लगा है। वैसे स्कोर क्या है क्योंकि आंसर आपके सामने ही है, बट ये आप बोल सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और क्या इसमें जो है सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तभी आप ही बता पाएंगे। मैंने तो पूरा मेहनत किया है इस वीडियो के माध्यम बनाने के लिए। और मास्टर वीडियो आप देखिएगा, बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक मैंने डाला हुआ है प्लेटफार्म का, तो आप उसका भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग सभी लोग।